नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आंगन का पंछी निबंध। यह निबंध लिखा है विद्या निवास मिश्र जी ने। यह इम्पोर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर हिंदी फाउंडेशन के लिए। यह हिंदी आधार पाठ्यक्रम का अध्याय 4 है। चलिए निबंध की ओर चलते हैं। आंगन का पंछी, इस निबंध में गौरैया की बात की गई है। दो देशों की तुलना है, भारत और चीन में गौरैया के साथ क्या किया जाता है। चीन में गौरैया को अनाज का दुश्मन मान करके मारा जा रहा है, जबकि भारत में गौरैया के प्रति सामान्य जन और जनता में बड़ा सद्भाव है। इसी पर एक निबंध है। चलिए शुरू करते हैं। गाँव में कहा जाता है, जिस घर में गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्वंश से हो जाता है। एक तरह से घर के आंगन में गौरैयों का ढीठ होकर चहचहाना, दाने चुनकर मुंडेरी पर बैठना, हर सांझ हर सुबह हर कहीं तिनके बिखेरना और घूम फिर कर फिर रात में घर में ही बस जाना अपनी बढ़ती चाहने वाली गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी शरारत और निर्भय उच्छलता का प्रतीक है। फूल तो बहुत से होते हैं, एक से एक चटकीले, एक से एक खुशबू वाले, एक से एक कंटीले, पर बेला, गुलाब, जूही, चमेली, कुमुद, कमल बहुत कम आंगनों में मिलते हैं। और अकिंचन से अकिंचन आंगन में भी तुलसी की वेदी जरूर मिलती है और उस वेदी पर तुलसी की मंजरी जरूर खिलती है। जिस तरह गौरैये में कोई रूप रंग की विशेषता नहीं, कंठ में कोई विशेष प्रकार की विदुलता नहीं, उड़ान भरने की भी कोई विशेष क्षमता नहीं, महज आंगन में फुदकने का उत्साह है, उसी प्रकार तुलसी के पौधे में ना तो सघन छाह की शीतलता है, ना गंध का जादू, ना रूप का श्रृंगार, केवल आंगन का दुख दर्द बांटने में मन में बड़ी उत्कंठा है। तुलसी की पूजा के लिए तो खैर शास्त्रीय आधार है, पर गौरैया के लिए मात्र जन विश्वास का यह उपहार भर है कि वह पक्षियों में ब्राह्मण है, इसलिए इतनी ढीठ, इतनी निर्भय, इतनी आत्मीय और इतनी मंगलास्पद है। जो लोग चिड़ियों का शिकार करते हैं वे भी गौरैया नहीं मारते, गौरैया मारना पाप समझते हैं। मैंने अपनी ससुराल के बड़े आंगन में देखा है कि वहां गौरैयों के लिए धानों की मोजर आंगन के चारों ओर ओरियों के नीचे बराबर लटकाई रहती है और धान की मंजरियों की यह पंक्ति रीतती नहीं, शायद इसलिए कि गौरैयों को भी इनके प्रति मोह हो। बहरहाल उस बड़े आंगन में बराबर धान सुखाए जाता है और उस पर बराबर गौरैयों के दल आते रहते हैं। जरा सी देर में, जरा से इशारे से यह दल तितर बितर हो जाते हैं, पर जरा सी आंख ओझल होते ही फिर वही जम जाते हैं। घर में रहते हुए भी ये स्वच्छंद रहते हैं। वह आंगन बड़ा तो है पर भरा नहीं है। साल में केवल कभी कभी वह आंगन मेहमान की तरह आए हुए बच्चों से भरता है, पर आंगन उनसे भरने वाला है या उनसे भर चुका है, मानो इसी आशा और इसी स्मृति में गौरैयों को ऐसा प्यार दिया जाता है। एक दिन मैं वहीं था, जबकि किसी अखबार में पढ़ा कि चीन में एक नया पुरुषार्थ जागा है। वहां की उत्साही सरकार ने गौरैयों को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान शुरू किया। खैर, चीन में अभियान हो और वह सामूहिक ना हो तो यह अनहोनी बात होगी, पर जब यह पढ़ा कि कुछ लाखों की तादाद में वहां के तरुण सैनिक बंदूक लेकर गौरैयों के शिकार के लिए निकल पड़े हैं तो हंसी भी आई और रोना भी पड़ा। हंसी इसलिए कि गौरैयों पर वीरता का अपव्यय हो रहा है, और रोना इसलिए कि जिस तरीके से और जिस पैमाने पर गौरैयों के वध की योजना बनाई गई वह कितना अमानवीय है। उसी अखबार में पढ़ा कि बंदूक दाग दाग कर झुंड के झुंड इन गौरैयों के खदेड़ते हैं और खदेड़ते ही रहते हैं, ताकि यह कहीं बैठने को ठौर ना पा सकें और अंत में बेदम होकर जमीन पर आ गिरे। ऐसे मासूम और मनुष्य के प्रति सहज विश्वास रखने वाले पक्षी को इस प्रकार निर्मूल करने की योजना सचमुच उन्माद में प्रेरित नहीं है। मैंने भी बुद्धिवादी कविताएं पढ़ी हैं जिनमें ताजमहल के निर्माण पर शोक प्रकट किया गया है, जबकि मनुष्य का शव कफन के लिए भी तरस रहा है। जहां चींटियों के लिए आटा छींटने
और मछलियों के लिए आटे की गोली फेंकने का व्यंग कसा गया है, जबकि मनुष्य भूखों मर रहे हैं। जहाँ की गुलाब की क्यारियों पर तरस खाया गया है क्योंकि गेहूं की देश में कमी है, और जहाँ की कला की उपासना को ऐश समझा गया है, जबकि मनुष्य अभाव से ग्रस्त है। मैंने इन अभियान की सफाई के लिए उन कविताओं को एक एक करके याद किया, पर मुझे लगा कि यह तो अभाव की पूर्ति की योजना नहीं है, यह तो पूंजीवाद को समाप्त करने का भी आयोजन नहीं है, और यह मनुष्य की सत्ता सृष्टि में सर्वोपरि मानने का कोई नया तरीका भी नहीं हो सकता। गौरैया दाना चुगती है, पर शायद जिस मात्रा में दाना चुगती है उससे कहीं अधिक लाभ वह खेत का इस प्रकार करती है कि अनाज में लगने वाले कीड़ों को साफ करती रहती है। थोड़ी देर के लिए माना कि वह दाना देती नहीं, केवल लेती भर है, तो भी क्या इस प्रकार समूची सृष्टि की समरसता के साथ खिलवाड़ करना उचित है? मनुष्य को इस प्रकार लाभ की आशा से नहीं, मात्र अपनी प्रतिहिंसा की भावना से निरीह और अपने ही साथ अपने बच्चों की तरह निर्भर विचरने वालों को इस प्रकार थका थका के सता सता के मारना कहीं न्याय है? यह कौन सा पंचशील का उदाहरण है? शायद जितना अनाज गौरैयों ने खाया ना होगा, उससे कहीं अधिक दाम की गोलियां उन्हें सताने में बर्बाद हो गई होंगी। माना कि मनुष्य को अपनी ही समान बुद्धि वाले दूसरे देशवासी मनुष्य के साथ प्रतिहिंसा करने का सहज अधिकार थोड़ी देर के लिए हो भी, और वह अपने निर्माण से अधिक अपने तुल्य बल भाई के विध्वंस पर खर्च करने के लिए पागल हो जाए, तो अनुचित नहीं। परंतु मनुष्य जिस उत्फुल्लता के लिए, जिस मुक्ति के लिए, जिस राहत के लिए इस गला काट व्यापार में लगा हुआ है, उसी उत्फुल्लता, मुक्ति और राहत के इन जीते जागते प्रतिबिंबों को इस प्रकार नष्ट करने पर उतारू हो जाए, यह किस प्रकार समझ में आए? हमारे देश में भी ऐसे सयाने लोग हैं जो अपने नाच की अयोग्यता आंगन के टेढ़ेपन के ऊपर थोपने के लिए ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं कि अन्न इसलिए कम पैदा हो रहा है कि चिड़िया उन्हें खा जाती है, बंदर उन्हें तहस नहस कर जाते हैं, चूहे उन्हें कुतर जाते हैं और धूप उन्हें सुखा जाती है। इसलिए पहले इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए ताकि खेती अपने आप बिना मनुष्य के परिश्रम के अधिक उपजाऊ हो जाए। पर चीन के सयाने तो इस मात्र नियंत्रण तक पहुंच संतुष्ट नहीं हैं। वे निर्मूलन में विश्वास करते हैं। सृष्टि के संतुलन बने बिगड़े, यहाँ तक कि मनुष्य कि जिस लिए यह कर रहा है वह भी उसे मिले ना मिले, पहले वह अपने दिल का गुबार तो उतार दे। और चीन प्रज्ञा पारमिता का देश है, बुद्ध की मैत्री का देश है, नए युग में मनुष्य के उद्धार का दावा करने वाला देश है, और यह सह अस्तित्व, परस्पर सहयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश। लगता यह है कि चीन में जैसे कोई घर में रह गया हो, कोई आंगन न रह गया हो, किसी घर और किसी आंगन के लिए कोई मोहब्बत ना रह गई हो, किसी घर और किसी आंगन में मुक्त हंसी ना रह गई हो, उसमें बच्चे ना रह गए हो, और अगर रह भी गए हों तो किसी बच्चे के चेहरे पर विश्वास की चमक ना रह गई हो। तभी तो इन गौरैयों के साथ नादिर शाह बदला लिया जा रहा है। उनका अपराध केवल यही है कि वे निशंक हैं, और निशंक होकर वे हर घर में आनंद के दाने बिखेर जाती हैं। जितने दाने लेती हैं उन्हें चौगुना करके आंगन में परिवर्तित कर हर आंगन में मुक्त हस्त हो कर लुटा जाती हैं। उनका अपराध है कि गमगीन नहीं है, उनका अपराध है कि वे कबूतर की तरह दूर तक गले में पाती बांध पहुंचा नहीं सकती। उनका अपराध है कि तोते की तरह एक स्तुति और हर एक गाली दोहरा नहीं सकती। उनका अपराध यह है कि वे अपने पंखों में सुखी नहीं लगा सकती। उनका अपराध है कि उनके पास वह लाल कलंगी नहीं है जिसको सिर में लगाकर कूड़े की ढेरी पर खड़े होकर रात के धुंधलके में बांग दे सके कि अरुणोदय होने वाला है। उनका अपराध है कि वह सुबह के साथी नहीं है, दोपहर की साथी नहीं है, वह गगन की पंछी नहीं है, आंगन की पंछी है। मुझे लगता है कि गौरैयों के खिलाफ यह अभियान जिन राहगीरों ने चलाया है उनको अपने राह की मंजिल नहीं मालूम। वे बिल्कुल नहीं जानते कि आखिर इस राह का अंत कहाँ है। आज यह गौरैया है,
कल घर की बिल्ली हो सकती है, परसों घर का दूसरा पशु हो सकता है और फिर चौथे दिन घर के प्राणी भी हो सकते हैं। यह आक्रोश असीम है, उसका अंत नहीं है। संतोष की बात इतनी ही है कि भारत में ऊपर चाहे जो हो, भीतर एक दूसरी ही शक्ति का प्रवाह है, जो मनुष्य को सृष्टि से ऊंचा बनाने पर बल नहीं देती, बल्कि मनुष्य को सृष्टि के साथ एक रस बनाने में ही उसका गौरव मानती है। गौरैयों के प्रति हमारी प्रीति हमारे निजी स्वार्थ से प्रेरित है। हम उस गौरैया की उच्छलता अपनी संतान में पाना चाहते हैं, उस गौरैया का सहज विश्वास अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, जो हमसे ढिठाई के साथ हमारी विरासत छीन कर हंसते हंसते और हंसाते हंसाते हमसे आगे बढ़ जाएंगी। हम तुलसी का पौधा इसलिए नहीं लगाते कि तुलसी को वन में कहीं जगह नहीं है, और सबसे पहले दिया तुलसी की वेदी पर इसलिए नहीं जलाते कि उस दिए की लौ के बिना तुलसी को अपने जीवन में कोई गर्मी नहीं मिलेगी, बल्कि हम तुलसी की खेती अपने दर्द के निवेदन के लिए रचाते हैं और तुलसी को दीप अपने सर्द दिल को गर्मी पहुंचाने के लिए जलाते हैं। हम जिस पारिवारिक जीवन के अभ्यस्त हैं, उसमें राग रंग और तड़क भड़क के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल एक दूसरे से मिलजुल कर, एक दूसरे के प्रति बिना किसी अभिमान की तीव्रता के सहज भाव से समर्पित होने ही में हम जीवन की अखंडता मानते हैं। हमारा सांस्कृतिक जीवन भी इस पारिवारिक प्रेम से अप्लावित है। देवी देवता की कल्पना, कुल पर्वतों, कुल नदियों की कल्पना, तीर्थ धाम की कल्पना और आचार्यों मठों की कल्पना पारिवारिक विस्तार के ही विविध रूपांतर हैं। यही नहीं, पारिवारिक सहचर्य भाव ही हमारे साहित्य की सबसे बड़ी थाती है। यह कुटुंब भाव ही हमें चर अचर चेतन जगत के साथ कर्तव्यशील बनाता है। हम इसी देश काल की सीमाओं की तनिक भी परवाह न करके अरबों प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्रों से और युगों दूर उज्जवल चरित्रों से उसी प्रकार अपना पा जोड़ते हैं, जिस प्रकार अपने घर के किसी व्यक्ति से ग्रहों की गति से अपने जीवन को परखने का विश्वास कोई अर्थ शून्य और अंधविश्वास नहीं है। वह कुटुंब भावना का ही हमारे विराटदर्शी भाव जगत पर प्रतिक्षेप है। जैसे परिवार में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक सा ही समझा जाता है, वैसे ही सृष्टि में हम अणुरणीयान और महतो महियान को एक ही नज़र से देखने के आदी हैं। गौरैया मेरे लिए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। वैसे ही जैसे मेरी 2 साल की मिनी पुत्री मिनी छोटी होती हुई भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। बाल सखा के संपादक मित्रवर सोहनलाल द्विवेदी ने एक बार मुझसे बालोपयोगी रचना मांगी। मैंने उन्हें मिनी का फोटोग्राफ भेज दिया और लिखा कि इससे बड़ी रचना मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। मिनी बड़ी है मेरे अर्जित परिष्कार से, मेरे अर्जित विद्या से और मेरे अर्जित कीर्ति से, क्योंकि उसकी मुक्त हंसी में जो मोंगरे बिखर जाते हैं, उनकी सुरभि से बड़ी कोई परिष्कृति, सिद्धि या कीर्ति क्या होगी। वही मिनी जब गौरैयों को देखकर नाचती है, उन्हें बुलाती है, उनके पास आते ही खुशी से ताली बजाती है, उन्हें धमकाती है, फिर मनाती है, तब मुझे लगता है कि सृष्टि के 2 चरम आनंदमयी अभिव्यक्तियों से ओतप्रोत हो गई है। गीता की ब्राह्मी स्थितियां एकाकार हो गई हैं और मुक्ति की 2 धाराएं मिल गई हैं। इसीलिए गौरैयों के विरुद्ध अभियान मुझे लगता है मेरी और ना जाने कितनों की मिनियों के विरुद्ध अभियान है। गौरैयों और मिनियों राजनीति से कोई सरोकार नहीं रखती हैं, सो मैं राजनीति की सतह पर इनके बारे में नहीं सोचता, परंतु मनुष्य की राजनीति का जो चरम ध्येय है, उसको जरूर सामने रखना पड़ता है। और तब मुझे बहुत आक्रोश होता है कि भले आदमी मनुष्य बनने चले हों, तो पहले मनुष्य के विश्वास की रक्षा तो करो। बंधुता बांधने चले हो, पर ममताओं के बांध तो बने रहने दो। मुक्ति पर्व मनाओ, बड़ा अच्छा है, पर मुक्ति की जीती जागती तस्वीरें क्यों फाड़ते हो? इनका आर्थिक और नैतिक अभ्युदय चाहते हो तो ठीक है, पर उसके सहज आनंद का क्षण क्यों छीनते हो?
अपनी चित्रकला में बांस के झुरमुट बनाकर उस पर चिड़ियों को बिठलाने वाले चितेरे, उन चिड़ियों को उनके बसेरों से क्यों उजाड़ते हो? चिड़ियों से चहचहाती लोक कथाओं के रंग बिरंगे अनुवाद छपाओ, पर उन चिड़िया की चहचहान हमेशा के लिए क्यों खत्म किए दे रहे हो? तुम अपने घर आने वाली खुशी के लिए फरमान निकाल कर गमी मनाओ, पर तुम मेरे घर की खुशी, मेरी मिनी और उसकी सहेली गौरैयों की खुशी पर गमी की गैस क्यों छिड़क रहे हो? मन में यह आक्रोश आता है, पर फिर सोचता हूँ यह आक्रोश प्रतिगामिता है। मुझे धरती और धरती की परंपरा बात भर करनी चाहिए। धरती के आनंद के उत्तराधिकारियों की बात करने पर आनंदवादी कहा जाता हूँ। मेरे एक मार्क्सवादी मित्र ने मुझे यही संज्ञा दे रखी है, पर क्या करूँ, गँवार आदमी हूँ। क्या कहने से क्या समझा जाएगा, यह जानता ही नहीं। केवल जब कहे बिना रहा नहीं जाता तभी कहता हूँ। गौरैयों ने विवश किया, तुलसी ने विवश किया, मिनी ने विवश किया, तब मुझे कहना पड़ा। इन तीनों में मुझे सीता की सुधि आती है, इन तीनों में मुझे धरती का दुलार छलकता नजर आता है। इसलिए मुझे उस दुलार के नाम पर यह गुहार लगानी पड़ती है कि धरतीवादियों, धरती वही नहीं है जो तुम्हारे पैरों के नीचे है। धरती तुम्हें अपने और असंख्य शिशुओं के साथ अपनी गोद में भरने वाली व्यापक सत्ता है। धरती की विरासत संभालना आसान नहीं। उस विरासत के असंख्य साझीदारों को मिलाए बिना तुम घर के कर्ता नहीं बन सकते। यह गौरैया, यह तुलसी, यह मेरी और यह मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी मिनी तो उस विरासत की असली मालिक है। यही है कि वे बिना मांगे अपनी मिल्कियत लुटा देती हैं। उनके प्रति कृतज्ञ बनो, अपने आप तुम्हारी बढ़ती होगी। क्योंकि अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमंदिरम अनुलंघय संताम मार्ग यतस्सल्पमपि तदा बहु। इस प्रकार हमने निबंध को कंप्लीट किया। अब हम विद्या निवास मिश्र जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। विद्या निवास मिश्र जी का जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। इनका जन्म पकड़ीहा गांव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 में सड़क दुर्घटना से हुई थी। इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि 1960-61 में प्राप्त की। अध्ययन और शोध के काम इन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में किए। वाराणसी विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य इन्होंने 1968 से 1977 के बीच किया। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये स्वयं को भ्रमरानंद के नाम से बुलाते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। स्वरूप विमर्श, कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया, रैन बसेरा, चितवन की छां, यह इनकी पहली रचना है। ध्यान देंगे, इनकी पहला संग्रह है, पहला निबंध संग्रह है जो प्रकाशित हुआ था। हल्दी धूप, कदम की फूली, आंगन का पंछी, बंजारा, यह कहानी अभी आप पढ़ रहे हो, आंगन का पंछी बंजारा, ये 1963 में लिखी गई थी। मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, अग्निरथ, लागो रंग हरो, तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दे, फागुन दुई रे दिना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। ये इनकी रचनाएं हैं। इनमें से जो आपने अभी पढ़ा है वो है आंगन का पंछी बंजारा मन। तो इस प्रकार से हमने आंगन का पंछी और विद्या निवास मिश्र जी का जीवन परिचय इसे देख लिया है। आप इंग्लिश फाउंडेशन और हिंदी फाउंडेशन के और वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके MCQs को कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।